नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन की साजिश की थी खुफिया जानकारी। भारतीय सैनिकों ने दौड़ा कर खदेड़ा, तवांग झड़प की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन के साथ झड़प पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का आया बयान, कहा यह अब 1962 का भारत नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि तवांग झड़प के बाद वायुसेना चौकस, लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई, ईस्टर्न सेक्टर में किया जाएगा अभ्यास। और इसी के साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि जब तक मोदी सरकार गद्दी पर है, कोई 1 इंच जमीन भी नहीं कब्जा सकता, गरजे अमित शाह। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन की जकड़ में है पाकिस्तान, दुनिया में सबसे ज्यादा असर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भारत की सेना चीन को इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी और दांत खट्टे करके भेजेगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। चीन की साजिश की थी खुफिया जानकारी, भारतीय सैनिकों ने दौड़ा कर खदेड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना ने चीन की हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 9 दिसंबर को वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर कब्जा करने आए चीनी सैनिकों को न सिर्फ भारतीय जवानों ने पीछे धकेल दिया, बल्कि उन्हें सबक भी सिखाया। सूत्रों के मुताबिक भारत को पहले से ही चीन द्वारा इस तरह की कार्रवाई की आशंका थी और ऐसे में भारतीय सेना ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को दौड़ा कर खदेड़ा, यहाँ तक कि कुछ भारतीय जवान चीनी पोस्ट तक पहुँच गए थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना को पहले से ही चीन द्वारा उकसावे की कार्रवाई करने की खुफिया जानकारी मिली थी। भारतीय सेना ने चीन की हरकत का जवाब देने के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी और भारत ने पहले से अतिरिक्त जवानों की तैनाती करके रखी थी। चीन के 300 सैनिक LAC पर यांगसे में भारतीय पोस्ट पर आए और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई और इस दौरान हाथापाई भी हुई और चीनी सैनिकों द्वारा पत्थरबाजी की गई। चीनी सैनिकों को यह नहीं पता था कि भारत के सैनिक पहले से ही तैयार और मुस्तैद हैं और बड़ी संख्या में वहां पर सेना बैठी हुई है। और बस उसके बाद चीन की कुटाई शुरू हुई और उल्टे पैरों वापस भागना पड़ा चीन के जवानों को। तो दोस्तों, क्या आपको भी देश की सेना पर पूरा भरोसा है और क्या आप भी देश की सेना के साहस के लिए उनको सलाम करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के साथ झड़प पर अरुणाचल के CM का आया बयान, ये अब 1962 का भारत नहीं, मुंह तोड़ जवाब देगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले 9 दिसंबर को चीन ने तवांग क्षेत्र में भारत के भीतर अतिक्रमण की कोशिश की। भारत के बहादुर जवानों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ भेजा। चीन और भारत के बीच लगातार सीमा पर तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में आता है और इस झड़प को लेकर अब अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का भी बयान सामने आया है। अपने ट्वीट में पेमा खांडू ने साफ तौर पर कहा है कि अब ये 1962 का भारत नहीं है, कोई भी अतिक्रमण की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने ट्वीट में पेमा खांडू ने लिखा कि यांगसे मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हर साल मैं क्षेत्र के जवानों और ग्रामीणों से मिलता हूं। पेमा खांडू ने साफ तौर पर कहा कि अब 1962 नहीं है, अगर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो हमारे बहादुर सैनिक मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहा से दे रही है हमारी वीर भारतीय सेना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तवांग झड़प के बाद वायुसेना चौकस, लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई, ईस्टर्न सेक्टर में किया जाएगा अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही भारतीय वायुसेना इस सप्ताह पूर्वी क्षेत्र में एक समेकित प्रशिक्षण अभ्यास करने वाली है और इसी के साथ विमानों की तैयारी की जांच की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों का कहना है कि प्रशिक्षण अभ्यास की योजना बहुत पहले ही बना ली गई है। भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हालात पर करीब से नजर भी रख रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 4 दिन पहले ही भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हुआ। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई इस झड़प में कई सैनिक घायल भी हुए हैं और चीन को इस झड़प से ज्यादा नुकसान हुआ है। चीनी सेना ने तवांग में यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश की थी। वहीं दोस्तों, इस घटनाक्रम के परिचित अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि भारतीय वायुसेना ने क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमानों की उड़ानों की संख्या बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि वायुसेना ने चीन की ओर से की गई अतिक्रमण की कोशिश के मद्देनजर इलाके में अपनी समग्र निगरानी बढ़ा दी है और अधिकारियों ने बताया कि मानक संचालन
संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा संबंधी विशेष चिंताओं के मामले में लड़ाकू विमानों को तैनात करना शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब तक मोदी सरकार गद्दी पर कोई एक इंच जमीन भी नहीं कब्जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय तथा चीनी सैनिकों के बीच कई झड़प के मुद्दे पर संसद में चर्चा के विपक्ष की मांग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दावा किया कि जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, कोई भारत की एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। संसद भवन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सीमा पर झड़प का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि वो राजीव गांधी फाउंडेशन के विदेशी योगदान एक्ट यानी कि FCRA रद्दीकरण पर सवालों से बचना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपए मिले हैं और इसके बाद RGF का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया क्योंकि ये FCRA नियमों के अनुकूल नहीं था। अमित शाह ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की कुर्बानी सिर्फ नेहरू जी के चीन प्रेम के कारण दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन की जकड़ में है पाकिस्तान, दुनिया में सबसे ज्यादा असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से अथाह कर्ज लेने वाला पाकिस्तान उसके गहरे प्रभाव में है। दुनिया भर के 82 देशों पर चीन का प्रभाव है, लेकिन पाकिस्तान इन देशों की सूची में पहले नंबर पर है। अमेरिकी सरकार की फंडिंग से चलने वाले संस्था रेडियो फ्री यूरोप के एक सर्वे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश नीति, घरेलू मामले, तकनीक से लेकर अर्थव्यवस्था तक में पाकिस्तान बुरी तरह से चीन पर निर्भर है और वो इन मामलों में कोई भी निर्णय लेने के लिए चीन पर निर्भर है। और ताइवान के रिसर्च संगठन डबल थिंक लैब्स ने चाइना इंडेक्स के नाम से ये रिपोर्ट संकलित की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ताइवान को चीन ने एक बार फिर धमकाया, एक दिन में भेजे 18 बम बरसाने वाले विमान। जी हाँ दोस्तों, ताइवान पर लगातार चीन के आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में चीन ने कुल 18 परमाणु सक्षम विमान ताइवान के क्षेत्र में भेजे और इस बात की जानकारी ताइवान ने सोमवार को दी। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता आया है और इस बात को मानने से ताइवान की सरकार ने हमेशा से इनकार किया है। सोमवार को ही चीन ने ताइवान से बिगड़ते संबंध का हवाला देते हुए ताइवान से आयात पर और भी ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं। साल 2016 में साई इंग-वेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही चीन ताइवान पर राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक दबाव बनाता आया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में चीन ने कुल 21 विमान ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इतने अरब डॉलर की हो गई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, चीन और अमेरिका के भी उड़ गए होश। यहाँ दोस्तों, देश में नोटबंदी के बाद शुरू हुए डिजिटल लेन देन की रफ्तार अब अमेरिका को अचरज में डाल रही है और चीन को भी चौंका रही है। भारत के शहरों से लेकर गाँव तक डिजिटल इकोनॉमी का पहिया तेजी से भाग रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश की डिजिटल इकोनॉमी अब 1000 अरब डॉलर के करीब पहुंचने वाली है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। UPI ट्रांजैक्शन की रफ्तार से दुनिया हतप्रभ है और अब डिजिटल इकोनॉमी ही देश का भविष्य बन चुका है। एक दिन यही डिजिटल इकोनॉमी भारत को विकसित राष्ट्र के पथ पर ले जाने का इतिहास रचेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर मंगलवार को दुबई में आयोजित होने वाले इंडिया ग्लोबल फोरम में शिरकत करेंगे और इस दौरान भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का डंका बजनाता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी आला कमान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक हाई लेवल महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। नड्डा के आवास पर चल रही इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही पार्टी नेताओं की इस उच्च स्तरीय बैठक में जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में ही बिखर गए कांग्रेसी, एक दूसरे पर खूब चलाए लाठी डंडे और ईंट पत्थर, वजह है खास। यहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। कांग्रेसियों ने एक दूसरे
दूसरे की लाठी डंडे और लात घूसे से दौड़ा दौड़ा कर जमकर पिटाई की है। दो गुटों में भिड़ंत के चलते अफरा तफरी मच गई है। पद यात्रा में अराजकता के चलते कई राहगीर और पटरी दुकानदार भी प्रभावित हुए हैं। किसी को चोट आई तो किसी का पूरा ठेला ही मारपीट में पलट गया। बताया जा रहा है कि पार्टी में पीसी सदस्य और पूर्व प्रधान के दो गुट पद यात्रा के दौरान प्रदेश प्रभारी अजय राय के साथ चलने को लेकर भिड़े हैं। एएसपी समर बहादुर ने बताया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुख्य अतिथि के साथ चलने को लेकर कांग्रेसियों के दो गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मारपीट कर अराजकता फैलाने वाले लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और बाकी की तलाश की जा रही है। घटना खोकराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरुणाचल के तवांग में जहां हुई है भारत और चीनी सैनिकों की भिड़ंत, वहां की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना ने एलएसी पर एक बार फिर चीन की साजिश को नाकाम कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जमकर झड़प हुई है और ये चीनी सैनिक भारतीय सेना की पोस्ट को हटवाने आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी ने चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और इस झड़प में दोनों सेनाओं के सैनिक घायल हुए हैं। दोस्तों, भारत की तरफ महज 5-6 जवानों को ही मामूली चोट आई है, लेकिन यहाँ पर 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को धूल चटा गया है, उनके दांत खट्टे कर दिए गए हैं और मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत की सेना ने। सैटेलाइट फोटो में साफ देखा जा सकता है कि चीन ने तवांग से लगी सीमा के पास गाँव बसा रखा है और इतना ही नहीं, चीनी सेना ने उस ओर सड़क का भी निर्माण कर रखा है और ये जब बढ़ता गया तो आपको बता दें कि 9 दिसंबर की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चीनी सेना सोची समझी साजिश के तहत 300 से ज्यादा सैनिकों के साथ यांगसे इलाके में भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंचे थे और चीनी सैनिकों के पास कटीली लाठी और डंडे भी थे, लेकिन भारतीय जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हट गए, उल्टे पांव भाग गए और बताया जा रहा है कि सैनिकों ने पत्थरबाजी भी की है। भिड़ंत में दोनों ओर से सैनिक जख्मी हुए हैं और भारत के जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के 6 जवान गुवाहाटी लाए गए हैं और यहाँ पर उल्टे पैर वापस भाग गया है चीन। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया चाइना क्लैश के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख भी है इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जो अब समाप्त हो गई है। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना के बारे में विस्तार से जानकारी उन्होंने दी और वहीं इस मुद्दे पर संसद में हंगामे के भी आसार हैं। कांग्रेस ने जहां प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग की है, तो वहीं विपक्ष के कई सांसदों ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो घटना हुई है उसके बाद अलर्ट मोड पर आ गई है भारत के विदेश और रक्षा मंत्री और यहाँ पर राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें सीडीएस समेत तीनों सेना के प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं। घटना के बाद भारत के स्थानीय कमांडर ने चीनी पक्ष के कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की और पहले से तय व्यवस्था के तहत शांति और स्थिरता कायम करने की चर्चा की। लेकिन दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये एक्शन लेने का समय आ चुका है और अब आर पार का ऐलान हो जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आईईडी बरामद, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों द्वारा लगाई गई एक आईईडी का पता लगाया है। जानकारी के अनुसार उत्तरी कश्मीर के तुलिबल बारामूला में आतंकियों द्वारा एक आईईडी लगाई गई है, जिसकी जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंच गई है और इसे निष्क्रिय करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के तुलिबल इलाके में संदिग्ध आईईडी मिला है और फिलहाल मौके पर सोपोर पुलिस, 52 आरआर और सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीमा से इंटरनेट तक चीन से चौकन्ना भारत, अब साइबर अटैक से बचने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, केवल सीमा ही नहीं, पड़ोसी चीन साइबर अटैक के जरिए भी भारत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अब सरकार ने मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी पीएसयू के लिए एसओपी जारी कर दिया है और उनका पालन जरूरी कर दिया है और इन प्रक्रियाओं को नहीं मानने पर कार्रवाई की जाएगी।
हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर साइबर हमला हुआ था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरुणाचल में एयरफोर्स की हवाई गश्त, चीन के एयर स्पेस में है घुसने की आशंका। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सेना की बड़े पैमाने पर घुसपैठ और भारतीय जवानों के साथ खूनी संघर्ष के बाद बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि अब चीन के भारतीय एयर स्पेस में घुसने का खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद अब वायु सेना ने चीन की नापाक हरकत को रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय लड़ाकू गश्त चालू कर दी है। इसी के साथ सूत्रों ने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा उल्लंघन को रोकने के लिए हाल के हफ्तों में फाइटर जेट को 2-3 बार उड़ाया जाना था। वायुसेना को अरुणाचल में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीनी वायु गतिविधि में वृद्धि का पता लगा है और ये भी पता चला था कि भारतीय और चीनी सैनिकों के पीछे हटने से पहले पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में LAC पर संघर्ष हुआ था और दोनों सेनाओं के बीच आमना सामना 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुआ था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 भारत की अध्यक्षता को मिला G7 देशों का समर्थन, सभी ने न्यायपूर्ण दुनिया के प्रति जताई अपनी प्रतिबद्धता। जी हाँ दोस्तों, G7 देश सोमवार को भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन करते हुए एक न्यायपूर्ण दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और सोमवार को जारी संयुक्त बयान में G7 देशों के नेताओं ने कहा है कि वो सभी के लिए एक स्थायी भविष्य का समर्थन करते हैं। जर्मन प्रेसिडेंसी के तहत हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर वर्तमान समय की प्रमुख प्रणालीगत चुनौतियों और तत्काल संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार है। हमारी प्रतिबद्धताएं और कार्य एक न्यायपूर्ण दुनिया की ओर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। G7 देशों ने आगे कहा कि हम सभी के लिए एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ भविष्य के पुनर्निर्माण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ने लगी है ठंड, कई इलाकों में बारिश के हैं आसार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अब ठंड बढ़ने लगी है। दरअसल इस बार दिसंबर के महीने में ठंड का असर काफ़ी कम देखने को मिला है, लेकिन जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने लगी वैसे ही मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ दक्षिण राज्यों में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 4 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों में और सर्दी बढ़ने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में सोमवार को हल्की बारिश देखी गई। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण के राज्यों और मध्य प्रदेश में 13 दिसंबर को भी बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार में अगले 2 से 3 दिनों में पछुआ हवाओं का प्रभाव फिर से बनता दिखेगा। इससे न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों तेजी के साथ कम जाएगा और नतीजतन 15 दिसंबर से तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। स्काईमेट के मुताबिक तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण भागों और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ड्रैगन के उड़ेंगे होश, ताइवान जापान मिलकर निपटेंगे चीन से, ले लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, ताइवान और जापान ने चीन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन और जापान सरकार के एक प्रतिनिधि के बीच एक बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि चीन को रोकने के लिए दोनों देश अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करेंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पॉलिसी रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष हगिउरा कोइची ताइवान जापान संबंधों पर बातचीत करने के लिए रविवार 10 दिसंबर को ताइपे में थे और दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था और व्यापार के साथ साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक विषय पर बातचीत हुई। तो दोस्तों, ताइवान और जापान साथ मिलकर चीन से निपटने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान को सताया देश के डिफॉल्ट होने का डर, PM शहबाज सरकार पर लगाए ताबड़तोड़ आरोप, मीडिया पर भी जम के बरसे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को देश के आर्थिक हालात को लेकर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरकार पर आरोप लगाया कि देश के डिफॉल्ट होने का खतरा है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि मीडिया पाकिस्तान के आर्थिक हालात की जानकारी नहीं दे रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान ने मीडिया पर आरोप लगाया कि उसका ध्यान तोशाखाना की हाथ की घड़ी पर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये उनका अधिकार है, वो उसे बेचें या जो चाहें उसका वो करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन की अधिकारियों पर लगाया बैन तो US पर बिफरा ड्रैगन, बताया आंतरिक मामलों में दखल। जी हाँ दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर ठनती नजर आ रही है। इस बार मामला है 2
दोनों चीनी अधिकारियों के ऊपर अमेरिका द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ये प्रतिबंध चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर लगाया है। चीन ने इस प्रतिबंध को सिनो यूएस समझौते का उल्लंघन भी बताया। चीन ने इस आरोप को भी नकार दिया है कि तिब्बत में धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करता है। वहीं चीन की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के बयान के बाद आई है। इस बयान के मुताबिक अमेरिका ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ यू विजिंग और तिब्बत में सीनियर पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर झांग होंगोबो पर प्रतिबंध लगा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया एट यूएनएससी, भारत को फिर मिला रूस का साथ, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के साथ परिषद में अहम भूमिका निभाई है। लाव्रोव ने 7 दिसंबर को मॉस्को में प्रीमाकोव रीडिंग इंटरनेशनल फोरम में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा कि मुझे लगता है कि भारत वर्तमान में आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी देश में से एक है और इसकी आबादी जल्द ही किसी भी अन्य देश की तुलना में बड़ी होगी और इसी के साथ भारत के पास विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में विशाल राजनयिक अनुभव है। तो दोस्तों, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बने भारत, इसके लिए अब रूस ने भी वकालत कर दी है।